हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मिरेकल। तो कहानी की शुरुआत अलास्का के बर्फीले समुद्रों से होती है, जहां पर हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जो असल में व्हेल को पकड़ते हैं और उनसे कई सारी चीजें को बनाते हैं। और आज इस ग्रुप का मालिक अपने ग्रैंडसन को शिकार करना सिखा रहा है। तभी सामने एक व्हेल आती है जिसे वो लोग मार देते हैं और फिर अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है 1986 में, जहां हम बेरू नाम के शहर को देखते हैं जो अलास्का के बीच में बसा हुआ है। अक्टूबर का महीना है जिस वजह से चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ है। बीच में हम एडम नाम के रिपोर्टर को देखते हैं जो इस शहर के लोगों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, जिसमें वो सबको दिखाना चाहता है कि कैसे यहाँ के लोग इतनी ठंड में भी सरवाइव कर लेते हैं और अपनी सारी जरूरतों का सामान कैसे लाते हैं। उस समय बीत जाने के बाद आखिरकार उसका काम खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो अपने शहर लौटने की तैयारी में लग जाता है। लेकिन यहाँ रहते हुए उसकी नेथन नाम के बच्चे के साथ दोस्ती हो गई थी। ये वही बच्चा है जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। एडम ने उसे वादा किया था कि वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करेगा स्केटिंग करते हुए, और अब उसे अपना वादा पूरा करना पड़ता है। लेकिन रिकॉर्डिंग करते समय उसकी नज़र किसी और चीज़ पर पड़ती है जो कि थी व्हेल्स, जो बर्फ के सतह से ऊपर आकर सांस ले रही थी और उसे ये सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। वहीं दूसरी ओर हम एक ऑक्शन होते हुए देखते हैं जो अलास्का की ऑयल ड्रिलिंग के लिए हो रहा था, जिसे मिस्टर मैक जीत लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही आधुनिक किस्म की मशीन है जिससे वो किसी भी बर्फ को तोड़ सकते। लेकिन तभी रिशेल नाम की लड़की इस काम का विरोध करती है क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को बहुत ही भारी नुकसान होगा। अगर हमने अलास्का में ड्रिल की तो वहाँ की सारी जीव मारे जाएंगे और सबसे ज्यादा खतरा व्हेल को होगा क्योंकि वही उनका घर है। पर हर बार की तरह यहाँ भी पैसों की जीत हो जाती है और रिशेल की एक बार फिर से हार। रिशेल को वहां से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर हम एडम को देखते हैं जो कुछ लोगों को अपने साथ उसी जगह ले जाता है। वहां जाके उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो व्हेल की पूरी फैमिली है जिसमें मेल, फीमेल और एक बेबी व्हेल भी है। लेकिन वो समुद्र तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहां बर्फ जम चुकी है और वो तीनों यही फंस चुके हैं। वो बार बार ऊपर आ रहे हैं ताकि उस जगह को जमने ना दे। लेकिन तभी एक आदमी बताता है कि आने वाले 3 दिनों में फिर से बर्फ गिरने वाली है जिससे ये जगह भी जम जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा परिवार मारा जाएगा। ये सब सुन के एडम को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस चीज को रिकॉर्ड करेगा और फिर अपने हेडक्वार्टर सेंड करेगा। वो अपने रूम में आकर सारी क्लिप को न्यूयॉर्क सेंड करता है, जिसके बाद इस न्यूज को पब्लिश कर दिया जाता है और जो भी इस खबर को देखता है उसकी आंखें नम हो जाती है क्योंकि हर कोई चाहता था कि इस परिवार को बचा लिया जाए। वहीं रिशेल जब इस न्यूज को देखती है तो वो फौरन एडम को कॉल करती है। उसके पास उसका नंबर था क्योंकि एडम उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। वो उससे सारी चीजें एक एक करके पूछती है जिसमें वो बताता है कि अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, जिसके बाद वो जगह जम जाएगी और फिर गांव वाले उन्हें मार कर खा जाएंगे क्योंकि यहाँ पे खाने की बहुत ही कमी हो रही है। रिशेल उसे थैंक यू भी बोलती है क्योंकि उसने वहाँ की सच्चाई दिखाई थी जो वो सालों से सबको दिखाना चाह रही थी। अब इस न्यूज़ की वजह से शायद कुछ सही हो जाएगा क्योंकि मीडिया की ताकत पैसों से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट डे रिशेल अलास्का के गवर्नर से मिलने जाती है जहां वो उनसे उसी व्हेल के सिलसिले में बात करती है और कहती है कि अगर आप एक आइस ब्रेकर की शिप की मदद से उस जगह के बर्फ को तोड़ दे तो वो पूरा व्हेल परिवार वहां से आज़ाद हो जाएगा। लेकिन गवर्नर उसकी बात पर हंसते हुए इग्नोर कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब एडम की न्यूज़ की टीआरपी बढ़ने लगती है तो कई सारे न्यूज़ चैनल वाले भी इसी न्यूज़ को कवर करने लगते, जिससे कि बहुत सारे एनिमल लवर की नज़र इस चीज़ पर पड़ती है, जिसके बाद हर जगह बस इसी के बारे में बातें होना शुरू हो जाती है। और ऐसे ही करते करते ये न्यूज़ व्हाइट हाउस तक पहुंच जाती है, जिसके बाद अब आगे क्या होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। वहीं कुछ ही दिनों बाद रिशेल के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है जिसमें एक लेडी उसे बताती है कि अगर तुम्हें उन व्हेल्स को बचाना है तो तुम्हें स्रे नाम के शहर जाना होगा जहां पे एक मशीन है जिसकी मदद से तुम उन बर्फ को तोड़ सकती हो। लेकिन उस मशीन को लाने के लिए तुम्हें नेशनल गार्ड्स की जरूरत पड़ सकती है। रिशेल आखिर में पूछती है कि आप बोल कौन रहे हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती और फोन कट कर देती है। लेकिन उसी दौरान हमें पता चल जाता है कि ये लेडी असल में मिस्टर मैक की वाइफ है जिन्होंने ऑक्शन में अलास्का के ऑयल ड्रिल की लीज ली है। लेकिन उसकी वाइफ एक एनिमल लवर है और वो नहीं चाहती कि उन व्हेल्स को कुछ हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब कुछ देर बाद मिस्टर मैक के पास रिशेल का कॉल आता है क्योंकि वो मशीन उन्हीं के पास है, पर वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि ऑक्शन में उसने सबके सामने उनकी बेइज्जती करी थी। लेकिन उनकी वाइफ समझाती है कि इस समय पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि अलास्का में एक व्हेल फैमिली को रेस्क्यू किया जाना है और अगर इस समय हम अपनी मशीन उन्हें दे दे तो तुम्हें अगले इलेक्शन में भारी सपोर्ट मिल सकता है। मिस्टर मैक को ये बात कहीं ना कहीं सही लगती है, इसलिए वो उसे मशीन दे देते हैं। वो कहते हैं कि अगर इरादे नेक हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
वहीं दूसरी ओर बेरू शहर में बहुत सारे रिपोर्टर अब आने लगे हैं क्योंकि सभी लोग व्हेल के रेस्क्यू को कवर करना चाहते हैं। अब उधर दूसरी तरफ रिशेल का सभी लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं जिसमें वो उन्हें बताती है कि हमें मशीन मिल गई है, लेकिन यहाँ पे लाने के लिए हमें गवर्नर की परमिशन चाहिए जो हमें अभी तक नहीं मिली है। उसके ये इंटरव्यू गवर्नर भी देख रहे होते हैं जिसके बाद उन पर दबाव बनने लगता है तो उन्हें मजबूरन परमिशन देनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर मैक के पास नेशनल गार्ड वाले आ जाते हैं और मशीन को ले जाने के लिए, लेकिन वहां तक इस मशीन को ले जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि उन्हें अलास्का के बिल्कुल बीचों बीच में जाना होगा। मिस्टर मैक कहते हैं कि क्यों ना हम हेलीकॉप्टर की मदद से उस मशीन को वहां तक ले जाए। हालांकि ये काम इतना आसान तो नहीं है पर इसे जैसे भी पूरा करना ही होगा कि अगर ये नहीं हुआ तो उनकी बहुत ही बेइज्जती होगी। इसके बाद बेरू में अब विजिटर की भीड़ बढ़ती जा रही थी। सभी लोग फ्लाइट से वहां पहुंच रहे थे जिस वजह से वहां के होटल में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी और उन्हीं में रिशेल भी एडम से मिलने आती है और उसे कहती है कि हम उन्हें बचा तो लेंगे लेकिन हमें बेरू शहर के शिकारियों को समझाना होगा कि अब वो इन व्हेल का शिकार ना करे वरना ऐसे वो एक एक करके खत्म हो जाएंगी। उसकी ये बात को ध्यान में रखते हुए एडम उन शिकारियों के हेड से मिलने जाता है और उन्हें समझाता है कि मुझे पता है कि आप लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए आप ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर आपने उन व्हेल्स को मारा तो आप पर बहुत गुस्सा होंगे वो लोग, इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसा ना करें। लेकिन हेड उसकी बात नहीं मानते और उसे वहां से जाने को कह देते हैं। जिसके बाद उन्हीं शिकारियों के ग्रुप और रिपोर्टर के बीच में बहस हो जाती है जिसमें वो कहते हैं कि अब से वो किसी भी व्हेल को नहीं मारेंगे, लेकिन ग्रुप के लोग उनकी बात मानने को राजी नहीं होते और तभी वहां पर हेड आ जाता है जो सभी से कहता है कि अब से हम किसी भी व्हेल को नहीं मारेंगे। दरअसल दोस्तों कल एडम की बात उसे समझ आ गई थी और वही बात अपने ग्रुप को वो भी समझाता है कि अभी इस समय उन्हें मारना सही नहीं है। ऐसा करने में ये लोग हमसे हमारा अधिकार छीन लेंगे, इसलिए बेहतर है कि हम इनका साथ दें। अगले दिन हेड उसी जगह जाकर वहां के एरिया को और बड़ा करते हैं ताकि वो व्हेल्स आसानी से सांस ले पाए। तभी वहां रिशेल भी आ जाती है और वो पहली बार उन व्हेल्स को देखकर बहुत ही खुश होती है। अब उसी दौरान शिकारियों का हेड आकर उन्हें बताते हैं कि जरूर बेबी व्हेल को कुछ दिक्कत है इसलिए वो ऊपर नहीं आ पा रही है। तभी एडम को भी एक और दिक्कत का पता चलता है, जहाँ पे ये बर्फ खत्म हो रही है वहां पे एक और बर्फ की सतह शुरू हो रही है, इसलिए हमें जल्दी से जल्द इन्हें यहाँ से बाहर करना होगा वरना इसमें बहुत ही टाइम लग जाएगा। और इधर रिशेल कहती है कि क्यों ना हम में से कोई नीचे जाकर पता लगाए कि असल में दिक्कत क्या है। और एक आदमी कहता है कि ऐसा करना खुद की जान लेने के बराबर होगा। पर कुछ ही देर में रिशेल स्विम सूट पहनकर आ जाती है, लेकिन एडम उसे नीचे जाने से मना करता है पर वो नहीं मानती है और नीचे चली जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि व्हेल की माँ बेबी व्हेल को ऊपर लाने की बहुत कोशिश कर रही है पर उसकी टेल में एक ट्रैप फंस चुका है जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं आ पा रही है। तो वो फौरन उसके करीब जाती है और उस ट्रैप को छुड़ा देती है जिसे वो ऊपर आकर सांस लेने लगता है। और यहाँ पर रिशेल की बहादुरी को देखकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। वहीं दूसरी ओर कर्नल उस मशीन को हेलीकॉप्टर से खींचते हुए आगे बढ़ रहे थे और इधर मिस्टर मैक भी अब बेरू पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ हेड का पोता वो दोनों ही उसी एरिया के पास सर रखकर उन व्हेल की आवाजों को सुन रहे थे। तभी वहां मिस्टर मैक पहुंच जाते हैं और सबको ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे उन्हें व्हेल्स की कितनी फिक्र है। अब दोस्तों इस रेस्क्यू को दुनिया के हर कोने से देखा जा रहा था। सभी लोग चाहते थे कि उन व्हेल्स को बचा लिया जाए, लेकिन अभी भी उस मशीन को बेरू पहुंचने में 48 घंटे लगेंगे, यानी कि 2 दिन, पर 3 दिनों में बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी। जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा वरना बर्फ और हार्ड हो जाएगी जिससे वो सांस नहीं ले पाएगी। और इधर हम देखते हैं कि बेबी व्हेल की तबीयत और बिगड़ने लगी है जिसकी वजह से सभी लोग अब बहुत परेशान हो रहे हैं। इस रेस्क्यू की खबर जब अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगती है तो वो कर्नल को रेडियो से उनकी बहादुरी की बधाई देते हैं और जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा करने को कहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मियामी शहर में, जहाँ पर हम कार्ल और रॉय को देख जिनकी हीटरिंग नाम की कंपनी है जो बर्फ पिघलाने वाली मशीन बनाती है। जब वो इस न्यूज को देखते हैं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपनी मशीन को उस जगह के बर्फ को पिघलाएं। इससे उनकी कंपनी की प्रमोशन भी हो जाएगी और सभी उन्हें जानने लगेंगे। दोनों फौरन बेरू पहुंचते हैं और रिशेल को अपना प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं पर उसे उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वो होल अब बंद होता जा रहा है क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वो कैसे भी करके बर्फ को हटाते रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। व्हेल्स को सांस लेने में अब दिक्कत हो रही थी। तभी रिशेल के दिमाग में कार्ल और रॉय आते हैं। वो फौरन उनकी मशीन लेकर आती है, लेकिन इतनी ठंड होने की वजह से जनरेटर बंद पड़ चुका था।
इसलिए वो एडम को कॉल करके उनके स्टूडियो से एक जनरेटर लाने को कहती है, पर उसे वो वहीं स्टार्ट करके लाना होगा वरना वो यहाँ आके बंद पड़ जाएगा। इसलिए वो हेलीकॉप्टर से उसे लेके आता है, पर यहाँ भी एक दिक्कत आ गई थी। वो लोग हेलीकॉप्टर के गेट को बंद नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने पर जनरेटर का सारा स्मोक अंदर ही रह जाएगा, जिससे कि दम घुटने से मौत हो जाएगी। इसलिए उन्हें गेट खोलकर हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ेगा, इसकी वजह से टेम्परेचर -70 डिग्री पर पहुंच जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे कर मशीन को वहां पर ले आते हैं और जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं। पर वहां बैठे किसी भी इंसान को इस बात का यकीन नहीं था कि इतनी छोटी सी मशीन भी कुछ काम करेगी, पर वो काम करती है दोस्तों। और देखते ही देखते उस गड्ढे की सारी बर्फ पिघल जाती है, जिससे कि वेल ऊपर आकर आराम से सांस ले लेती है। अब इस मशीन के बारे में हर जगह बात होने लगी थी, जिससे कार्ल और रॉय को बहुत ही प्रॉफिट होता है। लेकिन इसके बाद भी एक और बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। असल में जिस मशीन को अमेरिकन ला रहे थे वो अलास्का के एक गड्ढे में अटक गई थी, जिस वजह से उसका वहां से निकल पाना अब बहुत ही मुश्किल था। तो कर्नल ये बात प्रेसिडेंट तक भी पहुंचाते हैं और इधर बेरू में सबको पता चल चुका था कि अब वो मशीन यहाँ तक नहीं आ पाएगी। इसलिए वो लोग खुद ही फैसला करते हैं कि वो उन वेल्स को समुंदर तक पहुंचाएंगे। इसलिए उन्होंने थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ गड्ढे खोदे थे ताकि वो सांस लेते हुए वहां से निकल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो वेल जहां पर थी वहीं पर अटकी रहती, क्योंकि उनके बच्चे की हालत अब ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़कर आगे नहीं जा सकते। मिस्टर मैक एडम को और रिशेल से मिलने के लिए बेरू आते हैं और वहां उन्हें बताते हैं कि अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मशीन फंस चुकी है। तो वो कहती है कि क्यों ना हम रशियन आइस ब्रेकर को यहाँ आने को कहें, वो तो हमारे बहुत ही करीब है। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि रशिया और अमेरिका के बीच में कुछ खास नहीं बनती है, इसलिए मिस्टर मैक पहले ही मना कर देते हैं। लेकिन रिशेल की जिद करने पर वो एक बार फिर से प्रेसिडेंट से इस बारे में बात करते हैं, जिसके बाद हम अगले सीन में रशियन कैप्टन को देखते हैं, जिसके पास रशियन आर्मी हेड का कॉल आता है और वो उन्हें अपना डायरेक्शन चेंज करके बेरूत जाने का ऑर्डर देते हैं। यानी कि दोनों देशों ने दुश्मनी को भुलाकर उस परिवार को बचाने का सोचा है। इसके बाद मिस्टर मैक्स सभी लोगों को बता देते हैं कि अब से एक दिन के अंदर ही रशियन शिप यहाँ पर पहुंच जाएगा और बर्फ को तोड़ देगा। और उसी बीच रिशेल देखती है कि उनके बनाए हुए होल से वेल धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन तभी रिशेल को बेबी वेल कहीं दिखाई नहीं देती। शिकारी बताता है कि अब वो नहीं रही है, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे नीचे ही छोड़ दिया है और खुद आगे बढ़ गए। उसकी मौत की खबर सुनकर रिशेल पूरी तरीके से टूट जाती है, वो वहीं रोने लगती है। पर एडम उसे संभालता है, जिसके बाद एडम और सभी लोग बेबी वेल के लिए प्रार्थना करते हैं। इस न्यूज को सुनकर हर कोई उदास हो चुका था, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट खुद बेरू के सारे स्कूल शॉप को बंद कर देते हैं, क्योंकि अब सारे लोग उन वेल्स को बचाने के लिए आ गए थे। वो रात भर काम करते हैं और सब लोग ने मिलकर करीब 430 गड्ढे बना लिए थे, जो जाकर सीधा समुद्र के पास खत्म हो रहे थे। अगले दिन हम देखते हैं कि वहां रशियन शिप भी पहुंच चुका था। उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शिप पे रशियन और आर्मी दोनों के झंडे लहरा रहे थे, लेकिन कैप्टन इतनी बड़ी चट्टान को देखकर हैरान थे कि आखिर ये टूटेगी कैसे। अब वो जहाज को पूरी रफ्तार से उसे टक्कर मारते हैं, लेकिन वो बर्फ नहीं टूटती और यहाँ वो वेल भी नीचे फंस चुकी थी। इसलिए दूसरी बार वो इंजन को फुल पावर पर कर देते हैं और फिर से टक्कर मारते हैं, जिससे बर्फ तो नहीं टूटती, लेकिन हाँ एक दरार जरूर आ जाती है। पर इन सब की वजह से वेल बहुत डर गई थी, क्योंकि इसे बहुत ही तेज झटके लग रहे थे और इसी वजह से वो दोनों वेल पीछे जाने लगती है। लेकिन ये देख कर रिशेल घबरा जाती है, क्योंकि वो सारे होल अब जाम हो चुके थे, जिस वजह से वो ऊपर आकर सांस नहीं ले पा रही थी। अब दोस्तों इधर जो शिप होता है वो तीसरी बार कोशिश में अपनी पूरी जान लगा देता है और फाइनली इस बार वो दीवार को तोड़ देते हैं और एक होल बना देते हैं, जो सीधा जाकर समुद्र से जुड़ा हुआ था, जिसके रास्ते वेल आ सकती थी। तो सब लोग इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर हो जाती है, कोई भी हलचल नहीं होती है। रिशेल को अब लगने लगता है कि शायद वो बच नहीं पाई है। तभी वो दोनों वेल से एक छलांग मारती हुए ऊपर आती हैं और तैरते हुए समुद्र में चली जाती हैं। दोनों को जिंदा देखकर सभी लोग रोने लगते हैं, पर सबसे ज्यादा रिशेल खुश थी, क्योंकि उसने पूरी जान लगा दी थी इन वेल्स को बचाने के लिए। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कर्नल शादी कर लेते हैं। वहीं कार्ल और रॉय की भी कंपनी अब चलने लगी थी। वहीं दूसरी ओर मिस्टर मैक भी इलेक्शन जीत गए थे। इन सब से यही साबित होता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे या फिर उसमें साथ देंगे, ऊपर वाला आपको उसका फल जरूर देगा। दोस्तों ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हमें लास्ट में कुछ रियल फुटेज भी दिखाई जाती है कि कैसे उन्होंने वेल्स को बचाया था। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो पर एम करते हैं 400 कमेंट का। कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारा एक दूसरा चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में। पीस आउट।